Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you will be fine. बेटा इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हम उनको रिकॉल करते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और उसके बाद होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस देखी थी, जिसमें कोफिशिएंट्स जो थे वो सारे के सारे कांस्टेंट्स थे। फिर उसमें हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डिफाइन की थी और उसका सॉल्यूशन देखा था। इस तरह उसमें देखा था कि एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस क्या था, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन देखे थे। फिर उनको हमने चेक किया था कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट कब हो सकते हैं, डिपेंडेंट कब हो सकते हैं, और लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के लिए फिर हमने रॉन्क्सियन डिफाइन किया था कि रॉन्क्सियन के बेस पे आप कि कोई भी आपके पास सेट ऑफ फंक्शंस गिवन है, आप उसका रॉन्क्सियन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो फंक्शंस गिवन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस के बारे में, उनका सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हायर ऑर्डर इक्वेशन होती क्या है। या आप देखें अ लीनियर nth ऑर्डर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a n of x dn y by dxn plus a n minus 1 of x dn minus 1 of y इसी तरह up to on a 0 of x y is equal to 0। इसको देखें चूँकि हायर ऑर्डर है तो इसमें ये इस फॉर्म की इक्वेशन होगी, और इसमें देखें कि इसको चूँकि राइट साइड 0 है तो वी कैन से दैट दिस इज होमोजेनियस। इसी तरह nth ऑर्डर इक्वेशन सेम, अगर उसमें राइट साइड पे g ऑफ x की फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है और g ऑफ x वो 0 नहीं है, तो फिर ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ये होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस डिफाइन होंगे। उसी तरह अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी फर्स्ट सॉल्व द एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर हम नॉन होमोजेनियस का भी सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उसके एसोसिएटेड आप होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो होमोजेनियस इक्वेशन तो सबसे पहले फिर हम यही देख लेते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सो फर्स्ट वी लर्न हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एज द फंक्शन। अब हमने को सपोज कर लिया कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कि ये वाली होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये वाले फंक्शन को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। इसी तरह से अगर हम फर्दर देखें तो इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम डिफाइन करते हैं। जैसे हमने पहले डिफाइन किए हुए हैं कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ सॉल्यूशंस गिवन है, लेट y1 y2 अप टू yk बी द सॉल्यूशंस ऑफ homogeneous linear nth order differential equation on an interval I, then the linear combination, यानी किसी एक इंटरवल I में है तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इस टाइप का y इज इक्वल टू c1 y1 ऑफ x प्लस c2 y2 ऑफ x प्लस अप टू ck yk ऑफ x। y1 y2 अप टू yk ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये सॉल्यूशंस गिवन है। तो और सी आईज क्या है, 1 2 और 3 इस तरह से कोई नंबर है अप टू k या कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसको हम कहेंगे कि अगर इस तरह से कोई y1 y2 अप टू y के सॉल्यूशंस हैं और तो उनकी मदद से जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ दैट होमोजेनियस सिस्टम। अब उसके बारे में रिमार्क्स हैं कि कांस्टेंट मल्टीपल y इज इक्वल टू c1 y1 ऑफ x of a solution y1 of x of homogeneous differential equation is also solution। यानी इसी के अगर हम देखें तो रिमार्क्स में कि कोई अगर आपके पास सोल्यूशन गिवन है y1 तो उसका कोई भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी उसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पोजेसेस द ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी उसमें ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, यानी 0 0 y इक्वल टू 0 अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो। अब देखें कि the superposition principle is only valid for linear differential equation and it doesn't hold, यानी वो सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के लिए एग्जिस्ट होल्ड करता है। ये वाली हमने अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा। हाँ, अगर नॉन लीनियर की बात करें तो उस केस में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा।
इसमें हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हम फंक्शन द फंक्शन y1 ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y2 ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर नेचुरल log ऑफ x आर बोथ सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन ये है x स्क्वायर y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और इंटरवल गिवन है 0 से इन्फिनिटी। आप देखिए कि चूंकि दो y1 ऑफ x और y2 ऑफ x दो सॉल्यूशन गिवन है तो इनका हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या पढ़ा था कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी सॉल्यूशन होगा। तो लाइक अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन y इज इक्वल टू सी1 एक्स स्क्वायर प्लस सी2 एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये y2 आ गया, ये y1 आ गया, तो ये भी बेसिकली इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह अगर हम देखें एक और एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके तीन सॉल्यूशन गिवन है y1 y2 y3, तो अगर हम इन तीनों की मदद से ये इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये भी इसका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो अब देखें कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन गिवन है वो ये वाले डी क्यूब, यानी उसमें थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। वो आपने चूँकि ये सपोज किया है कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए, तो अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तीनों डेरिवेटिव्स लेके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास अगर पुट करेंगे तो इसमें c's की कुछ वैल्यूज के लिए दिस विल बी 0 एंड सो यू कैन से दैट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब अगर आपके पास सॉल्यूशन गिवन हो, लेट y1 y2 अप टू yn बी द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन ये वाली इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन है किसी i इंटरवल में, देन द सेट ऑफ सॉल्यूशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन i इफ एंड ओनली इफ रॉन्स्कियन डज नॉट इक्वल टू 0। अब सेम वही जो पिछले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि अगर रॉन्स्कियन के हम डिफाइन करते हैं कि रॉन्स्कियन अगर एक नॉन ज़ीरो कोई नंबर है तो फिर वो जो बनेगा सेट ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज द सॉल्यूशंस आर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी अगर ज़ीरो आ जाएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन गिवन है एंड सपोज दैट y1 एंड y2 इसके दो सॉल्यूशंस हैं, तो अगर हम देखें तो इसका रॉन्स्कियन या तो ज़ीरो हो सकता है या नॉन ज़ीरो हो सकता है। अगर ज़ीरो होगा तो वो आपके पास जो सॉल्यूशन होंगे डिपेंडेंट होंगे, अगर नॉन ज़ीरो होगा तो इंडिपेंडेंट होंगे। तो अब हम देखेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए इसका रॉन्स्कियन फाइंड आउट करें y1 और y2 y2 फर्स्ट रो में आ जाएंगे और फिर सेकंड रो में उनके फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएंगे। ठीक है। उन इसको देखें तो ये आ जाएगा y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। इसको अगर हम ये वाली टर्म को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, dw बाई dx विल बी इक्वल टू ये रॉन्स्कियन वाली टर्म को, तो दिस विल बी इक्वल टू y1 y2 डबल डैश माइनस y1 डबल डैश y2। सही है। तो इसी तरह अगर चूंकि y1 और y2 दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो दैट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अगर वो y1 और y2 सॉल्यूशन है तो मीन्स टू से कि ये यानी सेटिस्फाई y1 के लिए भी ये एग्जिस्ट करेगा और y2 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें जो देखें कि इसको फर्स्ट इक्वेशन को y2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड को y1 से मल्टीप्लाई करें और इनको सॉल्व करें तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई और इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, यानी y1 y2 डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश प्लस p इंटू y1 y2 डबल डैश माइनस y1 y2 डबल डैश इक्वल्स टू 0। अब आप देखें कि ये आपने ये वाली जो टर्म थी ये क्या डिफाइन किया था कि ये किसके इक्वल है, ये डी डब्ल्यू यानी जो रॉन्स्कियन था उसका अगर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये उसके इक्वल है और इसी तरह से ये वाली सारी टर्म किसके इक्वल है, दिस होल टर्म इज इक्वल टू रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन। तो रॉन्स्कियन के फॉर्म में लिख दिया तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो so this is linear first order equation in W whose solution is
आपके पास सोल्यूशन इसका इस फॉर्म में है कि w इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस इंटेग्रल पी डी ऑफ एक्स। आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया था ना, उसका जनरल फॉर्म इस तरह से थी। तो इसलिए इससे हमने क्या, देयरफॉर इफ सी डज नॉट इक्वल टू जीरो देन डब्ल्यू रॉन्क्सियन, अगर हमने इस जो आपके पास सोल्यूशन है इससे क्या डिड्यूस किया कि अगर सी नॉन ज़ीरो होगा तो ऑफ कोर्स रॉन्क्सियन भी नॉन ज़ीरो होगा, इट मीन्स का सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ, अगर सी ज़ीरो होगा तो रॉन्क्सियन भी ज़ीरो होगा, तो सोल्यूशंस लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। Any set y1 y2 up to yn of n linearly independent solution of the homogeneous linear nth order differential equation on an interval I is said to be fundamental set of, यानी अगर आपके पास कोई यू कैन से दैट के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे तो उस जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। और उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y1 y2 अप टू yn आपके पास फंडामेंटल सॉल्यूशन हैं अगर कोई होमोजेनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, देन तो उनका जनरल सॉल्यूशन आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यानी उनका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें तो ये वाला जो रिलेशन है, दिस डिफाइंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। आपके पास फंक्शन गिवन है और जो कि इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इसका रॉन्क्सन फाइंड आउट करते हैं। रॉन्क्सन क्योंकि सॉल्व करेंगे तो दिस डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो जो आपके पास अगर रॉन्क्सन डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इट मीन्स आपके पास ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इट मीन्स कि ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनाते हैं जो उस स्पेसिफिक इंटरवल में जो आपको गिवन है। ठीक है, तो सो आपके पास इनकी मदद से अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन का लिख लेंगे तो ये इससे क्या बन जाएगा, बेसिकली दिस फॉर्म्स द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इंटरवल। ठीक है, अगर सेम इसी तरह से अगर आपके पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x माइनस 5 ई रेज़ टू पावर माइनस 3x, देन अगर आप इसका डेरिवेटिव्स लें, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको ये जो आपके पास सोल्यूशन होगा ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा इन दिस केस। अब देखें कि ये तो सारे के सारा हमने लिटरेचर पढ़ा होमोजीनियस के बारे में। अब हम आते हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में जस्ट क्या है कि राइट साइड पे टर्म कोई जो है वो नॉन ज़ीरो होती है। अगर आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन है एंड इज फ्री ऑफ पैरामीटर्स कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फ्री ऑफ पैरामीटर मींस आप फंक्शन वाई पी की हम बात करें कि कोई फंक्शन वाई पी है जो कि फ्री ऑफ पैरामीटर है तो इसको आप कहेंगे तो दिस कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। एग्जांपल देख लेते हैं कि वाई पी आपको इस तरह से गिवन है, तो अगर इसका आप डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लें तो इसमें पुट करें तो आपके पास ये बन जाएगी इक्वेशन। तो आपके पास मीन्स उसे कि पर्टिकुलर सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश पी प्लस, यानी इस इक्वेशन का जस्ट आपने वैल्यूज पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इफ फ्री ऑफ पैरामीटर्स आपके पास आंसर आ गया। अब हम इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है कि अब आप जनरल सोल्यूशन आपने ये डिफाइन किया होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑफ द होमोजेनियस अब आपके पास ये जो जनरल सोल्यूशन है दिस इक्वेशन का, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यानी आपने जो जनरल सोल्यूशन किसी कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजेनियस के लिए डिफाइन किया है वो उसका जो नॉन होमोजेनियस पार्ट होगा उसके लिए वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के तौर पे एक्ट करेगा। इसी तरह जनरल सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है कि द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इज वाई पी। लेट्स सपोज आपने सपोज किया कि दिस कम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर सोल्यूशन ये है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का था ये वाला, इसमें
यानी अब आप देखेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन नॉन होमोजेनियस सिस्टम का वो क्या था, ये वाला जो आपने जनरल सोल्यूशन की फॉर्म में लिखा था, वाई इज इक्वल टू C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस अप टू CN तो अब जनरल सोल्यूशन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में हम डिफाइन करना है, तो वो क्या होता है कि जो आपने जनरल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों को आप अगर आप ऐड कर देंगे तो दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब लेट्स सपोज अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो वाई पी अगर आपको गिवन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी इसी इक्वेशन का आप होमोजेनियस पार्ट लें, होमोजेनियस पार्ट का आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें तो वो जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन आपके पास आ गया ये ये जनरल सोल्यूशन बना होमोजेनियस पार्ट का, और होमोजेनियस पार्ट का जनरल सोल्यूशन जो नॉन होमोजेनियस पार्ट इक्वेशन होगी उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। तो जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर सोल्यूशन को आप ऐड कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड कर दिया तो यू विल हैव दिस वन। तो ये आपके पास क्या बन गया, जनरल सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए अब आप देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आपने डिफाइन करना हो तो वो क्या है, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से आ सकता है। अब इसी तरह से अगर आप देखें कि वाई P1 P2 अप टू सॉन वाई पी के आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशंस गिवन है किसी इंटरवल I में, तो के आपके पास डिस्टेंट फंक्शन है G1 G2 of Gk that is y of Pi denotes the particular solution corresponding differential equation then अब आप देखेंगे ये इस फॉर्म में वाई पी इज इक्वल वाई P1 ऑफ एक्स अप टू सो ऑन, यानी इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। तो बेसिकली हम यही डिफाइन करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ये इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के तौर पे मौजूद है तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो वो भी इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है और आपने इसके तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिए हैं, उन तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन को देखें तो इस इक्वेशन में आपके पास ये पर्टिकुलर हमने जैसे P1 अगर पुट करेंगे तो P1 माइनस 4x² है तो P1 पुट करेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसी तरह से फर्दर आप P2 को भी वेरीफाई करेंगे, P3 को भी वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि ये सारे के सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इन सब को आप ऐड कर लें P1 P2 P3, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी तीनों को ऐड करने के बाद ये भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। इन इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या है कि आपके पास जो इक्वेशंस गिवन है यानी जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस गिवन है, अब पहले तो उनको वेरीफाई करेंगे कि वाकई ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं भी या नहीं। अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जस्ट उसमें उन सबको ऐड अप कर लेंगे तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा दैट इज आल्सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज गिवन है कि जिनमें आपको कुछ सॉल्यूशंस भी गिवन है, यानी जैसे ये इक्वेशन गिवन है और ये उसके सॉल्यूशन गिवन है और ये इंटरवल गिवन है कि किस इंटरवल में डिफाइन है। तो आपने सबसे पहले तो सॉल्यूशंस को वेरीफाई करना है, उसके बाद उसको वेरीफाई करने के बाद आपने उसको देखना है कि सॉल्व करना है कि किस तरह से उनको ऐड अप करके फिर आप कहेंगे कि वो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो उसके सॉल्यूशन है। ये उसके थोड़ी सी कुछ इलेबोरेशन गिवन है। इसी तरह से अगर आप 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो इस फॉर्म में आ जाती है सेकंड ऑर्डर, तो उसमें यानी ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये उसके सॉल्यूशंस गिवन है, तो इसको भी आप उसी तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो सॉल्यूशन यानी आपने सबसे पहले देखा कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उसको आपने दो हिस्सों में कर लिया, एक होमोजेनियस पार्ट और एक नॉन होमोजेनियस। तो होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा, उसके केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
इस तरह से लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिर फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर हम उसके नॉन होमोजेनियस पार्ट की तरफ आए। नॉन होमोजेनियस पार्ट में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिफाइन किया, तो अगर हम इन दोनों को एड अप कर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, यानी आपने ये वाले सारे टॉपिक्स आज आपने इस लेक्चर में कवर कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर इलाबोरेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।